पक्ष आशान्वित दिखाई दिए हैं। और दरअसल आज यही हमारी चर्चा का विषय है, भारत जर्मनी टेक, ट्रेड और ट्रस्ट का नया युग। भारत और जर्मनी टेक, ट्रेड और ट्रस्ट का नया युग, और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू जर्मनी रहे हैं। एम्बेसडर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर सचदेवा, स्वागत है आपका। और एम्बेसडर सिंह, अगर आपके साथ शुरू करना चाहें तो इसको आपने देखा है कि 19 के करीब समझौते हुए हैं, 8 क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ा है। कूटनीति की नज़र से अगर हम देखना चाहें, आपके जरिए इसको समझना चाहें, तो क्या ये एक आर्थिक सहयोग भर है, या इसको ये भी समझना चाहिए कि यूरोप की जियोपॉलिटिक्स में भारत की एक सेंट्रल रोल के तौर पर आते हुए आप इसको देख रहे हैं? कैसे देखेंगे इसको? धन्यवाद। ये ना तो केवल आर्थिक है, जैसे पहले भारत और जर्मन के रिलेशन होते थे, और ना ही केवल जियोपॉलिटिक्स। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आपका इतना लंबा जॉइंट स्टेटमेंट है और ये 27 अग्रीमेंट्स और अनाउंसमेंट्स है, इतनी ज्यादा तो मैंने कभी भी भारत और जर्मन के बीच में नहीं देखी। तो इसमें कई नई दिशाएं दी गई हैं। तो अगर आप मुझे पूछें कि इसका महत्व क्या है, महत्व ये है कि अब हम दोनों एक दूसरे को यूरोप में और एशिया पैसिफिक, इंडिया पैसिफिक में कोर कंट्री देखते हैं। जर्मनी हमारी कोर कंट्री है यूरोप में, और हम जर्मनी के लिए कोर कंट्री है इंडो पैसिफिक जी। और इसमें आगे जाके संबंध गहरे होंगे और कई चीजें आगे बढ़ेंगी, उसमें फायदा ही फायदा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह ना तो केवल आर्थिक है, ना केवल पॉलिटिकल है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसका, इस यात्रा का कैसे आकलन करेंगे आप? ये यात्रा का ये मान्य था कि पिछले एक साल में सिर्फ यूक्रेन और गाजा की प्रॉब्लम ही नहीं, पर ट्रांस अटलांटिक प्रॉब्लम, सप्लाई चेन्स की टूटने की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीपोलर वर्ल्ड को ठुकरा दिया गया है। अब भारत और जर्मनी ये दिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर मिडिल पावर्स का रोल दिखाएंगे कि हम जो हमारे ग्लोबल साउथ का, क्लाइमेट का, डेवलपमेंट का एजेंडा है, उसको मिलके हम आगे बढ़ाएंगे, चाहे और बड़ी शक्तियां हमसे नजर फेर लें। जी, प्रोफेसर सचदेवा, अभी एम्बेसडर सिंह ने सप्लाई चेन टूटने की बात, युद्ध की बात, उसका जिक्र किया। ये आपसे समझना चाहेंगे, भारत और जर्मनी के बीच सहयोग को आप, जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन के नक्शे पर, कैसे आप इसको देखते हैं? इसका क्या महत्व है, और क्या ये जो चाइनीज ड्रिवन सप्लाई चेन कहा जाए, उससे एक लीक हटने की तौर पर भी आप इसको देखना चाहेंगे? कैसे कैसे इसका आकलन करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, जिस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड का जो गवर्नेंस सिस्टम है, खासतौर से ट्रेडिंग का जो WTO वाला सिस्टम है, वो एकदम चरमरा गया है। और सिर्फ यूक्रेन युद्ध की बात नहीं है, जिस तरीके से अमेरिका ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे टैरिफ का जो एक ताना बाना बुना है, जिस तरीके से सारे देशों को एक प्रेशर में लाया गया है, उसमें मुझे लगता है कि भारत और जर्मनी क्योंकि यूरोपीय संघ का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, दोनों एक दूसरे को एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखते हैं। और उनको लगता है कि भले ही भारत की अर्थव्यवस्था अभी चीन जितनी नहीं हो, भले ही भारत की अर्थव्यवस्था अभी अमेरिका में उनका वो कंपनसेट नहीं कर पाए, लेकिन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उनके साथ हमारे जो हित हैं वो साझे हैं। कन्वर्जेंस है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, चाहे वो रिफॉर्म्स और गवर्नेंस का पूरे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल से लेके, और बाकी जो रूल बेस्ड सिस्टम है जिसमें यूरोप भी बिलीव करता है, भारत भी बिलीव करता है।
तो दोनों मिलके काफी आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत ने भी जो उसका पूरा अपना विकसित भारत 2047 का जो अपना एक एक जो एम्बिशन है, एक जो लक्ष्य है, उसमें व्यापार, तकनीक और निवेश, और साथ में जो ग्रीन ट्रांजिशन वाली जो सारे मुद्दे हैं, जी। एनर्जी ट्रांजिशन का हमारा जो मामला है, वो सब में मुझे लगता है कि भारत को लगता है कि यूरोप और खासतौर से जर्मनी उसमें एक बहुत अच्छा साझेदार हो सकता है। और अभी प्रधानमंत्री ने जैसे बोला कि हम सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो हम बहुत पहले से हमारा एक अच्छी साझेदारी है, 25 साल से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जी। और एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारा इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस का, वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसको हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कैसे बदलें। और उसी तरीके से जर्मनी भी, अब क्योंकि पिछले 3-4 साल से उनकी अर्थव्यवस्था काफी धीमे चल रही है, वहां पे रिसेशन है, और जो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे सबसे बड़ा बेस है उनका, और वो चीन से काफी जुड़े हुए थे पहले उस मैन्युफैक्चरिंग में, वो मैन्युफैक्चरिंग बेस में उनको चैलेंज है चीन से, और वो नए एरिया में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में जाना चाहते हैं। और तो उनको लगता है कि भारत में इन जो सेक्टर्स हैं काफी उसमें तरक्की है, और उनके साथ में अगर जुड़ के चलते हैं, और पूरे के पूरे डिफेंस के ऊपर काफी खर्चा वो कर रहे हैं, क्योंकि नेटो का भी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है उनके ऊपर जी। कि डिफेंस में और खर्चा करें, और पूरी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं वहां पे यूरोप के अंदर अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की, तो जी। पूरा जो डिफेंस की नया उनकी जो अप्रोच है, उसमें मुझे लगता है कि जो इसीलिए इस पूरे घोषणा पत्र में भी और पूरी बातचीत में भी डिफेंस एक सेक्टर है जो नया उभर के आया है। उसके अंदर सिर्फ खरीदने की बात नहीं है, दोनों देश आपस में किस तरीके से को प्रोडक्शन कर सकते हैं। भारत के अंदर भी हमारा जो मेक इन इंडिया का जो पूरा प्रोसेस है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का, उसमें जर्मनी की हिस्सेदारी हो सकती है, और जो पूरा जर्मनी अपना डिफेंस अपना जो नया जो उसका प्रोडक्शन का वो सारा अभी चला रहे हैं, जी। उसमें भारत भी काफी सहयोग उनका कर सकता है। तो बहुत एक नया मुझे लगता है कि उनकी जो यात्रा है, उन्होंने पहली यात्रा एशिया में की है यहाँ पे, और ये एक पूरा संदेश देता है कि भारत को वो काफी अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि हमारे संबंध बहुत पहले प्रगाढ़ हैं, लेकिन उनको एक नई दिशा देने के लिए मुझे लगता है ये पूरा उनका जो दौरा था, और उसको काफी दोनों देशों को जो एक अपनी सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में ये काफी जी। महत्वपूर्ण आगे बनेगा। जी। एम्बेसडर सिंह, इसी के इर्द गिर्द या इस बात को आगे बढ़ाते हुए अगर थोड़ा सा आपसे समझना चाहें कि ये जर्मन चांसलर की पहली एशिया यात्रा है और उस पर वो जाहिर तौर पर भारत आना महत्वपूर्ण है, तो क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो चीन पर जर्मनी की निर्भरता, उससे थोड़ा हटने की ये एक जर्मनी की रणनीति है और इसमें भारत का जो महत्व है वो और बढ़ रहा है? कैसे आप देखेंगे? जो चांसलर मर्ट्स है, जी। ये बाय नेचर यूरोपियन है। इनका दादा समय ब्रसेल्स में, आप अब चांसलर बनने के बाद फ्रांस और पोलैंड के साथ ये चलता है। इनका कोई एशिया में ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, और ना ही इनका कोई तजुर्बा था। तो आपको याद होगा कि जब एंजेला मर्केल का लंबा रूल खत्म हुआ, तो जी। नए चांसलर थे ओलाफ शोल्ज। जी। नॉर्मली जर्मन चांसलर प्रधानमंत्री को साल में दो साल में एक बारी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के टाइम पे मिलते हैं, लेकिन ओलाफ शोल्ज ने वो नियम तोड़ा और एक स्टैंड अलोन विजिट पे भारत आए थे। ये चांसलर मर्ट्स ने भी वही किया है, क्योंकि जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है वो तो 2027 में अभी बर्लिन में होगी, तो उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं भारत चलूं क्योंकि मेरे देश को एक नए विकल्प का जरूरत है, और वो विकल्प भारत है। अब दूसरी बात रही चीन की। जो बर्लिन में सरकार है वो चीन को इतनी प्यारी नहीं है, वो तो पिछले 3-4 साल से चीन से अलग हो चुकी है। उनकी जो इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस है, चाइना स्ट्रैटेजी पेपर है, इंडिया स्ट्रैटेजी पेपर है, उसमें तो सफा है कि चीन उनका मित्र नहीं है, सिस्टमिक राइवल है। लेकिन जो सीईओ साथ आए हैं और जर्मनी के बिजनेस हैं, वो चीन के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जर्मनी और यूरोप में।
तो जो मुनाफा उनको चीन के निवेश से मिलता है उसी के ऊपर वो अपनी कंपनियां चला रहे हैं। तो उनको चीन से अलग करना एक मुश्किल सवाल था। तो इस समय भी मैं चाइना प्लस वन नहीं देख रहा हूं, मैं जर्मनी इंडिया पार्टनरशिप देख रहा हूं बिजनेस में। क्योंकि अगर उनको बोलो आप चीन छोड़ दो, वो छोड़ने को तैयार नहीं होंगे बिजनेस में। उनको बोलो भारत में नए आप गुण देखिए, वो देखने के लिए तैयार है। जैसे आपके अभी जो रिपोर्ट थी उसमें एयरबस के सीईओ थे जी। अब एयरबस तो 500 प्लेन कब से इंडिया को बेच रहा है, A320, लेकिन उसमें भारत में कभी कोई निवेश नहीं किया। लेकिन अगले पिछले 2 साल से MRO HAL के साथ किया है, जिसमें कुछ पार्ट्स बनते हैं, कुछ सर्विसिंग होती है, तो कुछ तो उन्होंने भारत में अपनी सुविधाएं लगाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार जो भारत के साथ बड़ा ट्रेड है उसको कैसे निवेश में बदला जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि हमारे जो इतने अग्रीमेंट्स हैं उनको हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कैसे बदलें, हाउ टू टर्न ग्रांट टू इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा चैलेंज है। ये जर्मन कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता है। जापानी कंपनी तो ODA के ऊपर अपना बिजनेस खोल लेती है, लेकिन जर्मन कंपनी ODA पे आपकी मेट्रो बना देगी, लेकिन मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग ना लोकोमोटिव ना ट्रैक इंडिया में नहीं लगाएगी। तो ये हमें कोशिश करनी है कि जो इनोवेशन पार्टनरशिप है उसके तहत में हम भारत में नई फैसिलिटीज क्रिएट करें, जैसे सीमेंस ने रेलवेज में की है। तो हमें ये सेक्टर चुन चुन के सीईओस को मिलाना है। अगर आपने देखा आज जो सीईओ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। हम सुनना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो वो जो एक गैप है हमें फुलफिल करना है। ठीक है। प्रोफेसर सचदेवा, अगर आपसे समझना चाहे, ये जो भारत जर्मनी एक तरह से कहा जाए कि मित्रता एक और जो सहयोग है वो एक नए दिशा में एक परवान चढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका आप भू राजनीतिक असर कैसे देखते हैं इस विशेष संदर्भ में कि बहुत सारी चीज़ें लगातार दुनिया में बदल रही है। अमेरिका का स्टैंड बहुत सारी चीज़ों में, यूरोप से लेकर यूक्रेन तक बहुत सारी चीज़ों पर वो बदल रहा है, और फिर इस बीच में भारत जर्मनी की ये जो मित्रता है वो और प्रगाढ़ होती, कैसे इसका आकलन करेंगे? थोड़ा संक्षेप में सब आप चाहेंगे क्योंकि समय कम रह गया है। जी, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि देखिए जो जर्मनी का पहले जो नजरिया था एशिया की तरफ और भारत की तरफ, वो उनका मेनली जो उनका मकसद था वो आर्थिक तौर से किस तरीके से जो एशिया की अर्थव्यवस्था है, चाहे वो चीन हो, भारत हो, जापान हो, और या पूरे इंडो पैसिफिक का भी जो इलाका है, किस तरीके से वो वहाँ पे उनका अच्छा इकोनॉमिक, वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस था, इकोनॉमिक उनकी इंटरवेंशन थी। वो चाहते थे कि वो उसको कैसे और बढ़ाएं, तो वही उनका फोकस रहता था। इसीलिए वो FTA के ऊपर भी काफी समय से जितने भी जर्मन चांसलर रहे हैं हमेशा से उसको जोर देते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो उनका नजरिया है, आर्थिक तौर से निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूरी तरीके से वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जुड़ी हुई है, व्यापार के तौर से भी, निवेश के तौर से भी, तकनीक के तौर से भी। लेकिन अभी शायद वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल सोच रहे हैं हर चीज को, क्योंकि रूस से उनकी बहुत बड़ा चैलेंज है उनको, पूरे यूरोप को। चीन से जो उनका लगाव था, सिर्फ कंपनीज का ही लगाव नहीं था, वहाँ की सरकारें भी उनको लगती थी कि बहुत अच्छी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इनफैक्ट शुरू में तो उन्होंने BRI को भी सपोर्ट किया था। तो वो एक लगाव था कि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं बन सकती है, हमारे लिए सिर्फ फायदा है। तो इसी तरीके से वो देख रहे थे वहाँ की कंपनीज भी, सरकार भी। और अमेरिका के साथ तो हमेशा से उनका ट्रांस अटलांटिक अलायंस रहा था, उसके ऊपर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। वो तो एक बिल्कुल बेस था उनका, फॉरेन पॉलिसी का भी और इकोनॉमिक पॉलिसी का। लेकिन अब ये सारी जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। अमेरिका के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, वो कितने उनके साझेदार रहेंगे कोई पता नहीं है। चीन से उनको पूरा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में उनको लगता था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो पूरी की पूरी ग्रीन व्हीकल्स हैं, जर्मनी की कंपनीज को लगता था कि वही डोमिनेट करेंगे जो आने वाले सालों में। अब पूरा चैलेंज उनको चीन से आ रहा है।
तो रूस के साथ उनकी, आप जानते हैं कि जहां से पूरा उनको एनर्जी मिलती थी वो बंद हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने ले लिया है। जी जी जी। तो अब वो उस पूरे संदर्भ में वो देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है, भले ही भारत एक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है, जैसे हमारे रूस के संबंध हैं उनके बारे में उनको चिंता होगी, उनके बारे में कुछ डिसएग्रीमेंट होंगे, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि जो पूरा बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरीके के ग्लोबल गवर्नेंस वो चाहते हैं, जिस तरीके का ट्रेडिंग सिस्टम वो चाहते हैं, उसमें भारत के साथ उनकी मेल मिलाप बहुत ज्यादा हो सकती है। जी तो वो उसको जो इसीलिए जो है वो सिर्फ व्यापार और निवेश की बात नहीं, अब डिफेंस की भी काफी बात कर रहे हैं, डिफेंस के साथ, क्योंकि डिफेंस पार्टनरशिप आप जब तक आप स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस आपका नहीं होता है, जी। उनके साथ आप कभी डिफेंस बेचने की या डिफेंस के साथ को प्रोडक्शन करने की बात नहीं करेंगे। तो बिल्कुल। पूरा जो खाका जो बदल गया है जी। दुनिया का, और उनका जो संदर्भ बदल गया है, और भारत का भी जो एक नई सोच है, जी और उसके अंदर मुझे लगता है कि दोनों देश काफी करीब आ ठीक। रहे हैं। जी और क्योंकि अब जो आने वाली इंडिया ईयू समिट है उसके अंदर जी भी जी। कुछ और नए जो फैसले होंगे, उनका असर भारत और जर्मनी के संबंधों पर भी पड़ेगा, और उसको और स्ट्रेटेजिक एक डायमेंशन मिलेगी। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए एम्बेसडर गुरजीत सिंह आपका भी, और प्रोफेसर गुलशन सचदेवा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं वो और तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे, परवान चढ़ेंगे, और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और दिन प्रतिदिन गहरी होगी।